नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और हम लोग ये आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम की पुस्तक पढ़ रहे हैं और नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं। मेरे सारे नोट्स वीडियो जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं सबके वीडियो चैप्टर वाइज मैंने डाले हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो शुरू से जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने आराम से इस स्पेक्ट्रम की 1000 पन्ने की पुस्तक को आराम से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे। तो ज़रूर जाके देखिए। लिंक जो है मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। और अपने मतलब एक गुरु दक्षिणा के रूप में या फिर अपने इस दोस्त की मदद के रूप में आप जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी। और बहुत कुछ आप जो सामने जो पुस्तक देख रहे हैं, जो इतनी पुस्तकें देख रही है सामने, सबके नोट्स में बारी बारी से सब पे काम कर रहा हूँ। तो सब कुछ आने वाला है जो भी आपको चाहिए। तो बस ये रिक्वेस्ट है आप सर, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। होता है कभी कभी हम पूरा वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते। चलिए, आपका समय नहीं लूँगा ज़्यादा मैं। ये स्पेक्ट्रम की पुस्तक है और हम लोग अभी चैप्टर नंबर 38 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 38 क्या कहता है? ये नेहरू के नेतृत्व वाला भारत है। मतलब कि नेहरू के समय का भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो चैप्टर 37 है, ये देखिए, ये चैप्टर जो 37 है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा आज। तो ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ख़त्म हो जाएगा। 27 पेज का ये चैप्टर था। इसको 3 पार्ट में मैंने समाप्त किया है। पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों पार्ट में मैंने इसे ख़त्म किया है। तो ज़रूर जाके देखिए। मैंने पहले ही बताया था कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के विभिन्न पहलुओं पर विकास हुआ। कई जगह विद्रोह हुआ, कई जगह दंगे हुए, कई जगह आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, तो कहीं जो है कई जगह विदेशी संबंध प्रभावित हुए। तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वो किसके बीच में? 1947 से 1964, जिसको हम लोग नेहरू काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू काल भी कहते हैं। तो 2 पार्ट मैंने बता दिया है, तीसरा पार्ट आज मैं लेके आऊँगा। इससे पहले छोटा सा डिस्कशन, 2 मिनट का डिस्कशन जरूर सुनिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैंने इस बुक को साइड कर दिया है। और इस बुक को साइड करने के बाद मैं आ गया हूँ इस नोटबुक पे। और आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप नोट्स बनाने बैठिए तो इस बुक को साथ लेके बैठिए और पढ़ के इसको ध्यान में रख के तब मेरी नोट्स का हेल्प लीजिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा, जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक को मैं हटा देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखिए, मैंने पूरा जो है समरी बना रखा है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे समरी, और इधर मैंने पेज नंबर लिख रखा है। तो सब पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज। और ये देखिए, आज ख़त्म हो गया, इस वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। देखिए, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत 283 से 293, 10 पेज, 27 पेज का चैप्टर था, 28 पेज का, 10 पेज में मैंने इसे ख़त्म किया है, 11 पेज में। और ये नेहरू के बाद का जो भारत है, ये सबसे लंबा और अंतिम चैप्टर है, अंतिम अध्याय है स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक का। और ये 140 पेज में है, यानी कम से कम 140 पेज में है, तो कम से कम 50-60 पेज में तो इसके नोट्स बनेंगे। तो ये पार्ट वाइज पार्ट आएगा, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, ख़त्म कर देते हैं। तो आइए चलते हैं। और मैंने कहा था कि मैं 30 क्लास में इसको ख़त्म करूँगा। जितने चैप्टर हैं, 38-39 चैप्टर है, 39 क्लास में मैं इसे ख़त्म करूँगा। जो मैंने किया, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ चैप्टर पे। और सबसे पहले ध्यान देंगे, देखिए सब कुछ मैं बारीकी से, जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं ना, वैसे मैं आपके सामने इसका डिस्कशन करूंगा। देखिए, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। थोड़ा मैं इसको सीधा कर लूँ।
मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ज़्यादा इक्विपमेंट में रखता नहीं हूँ। बस जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये चैप्टर 38 है, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत। ये जो पूरा जो एक पेज है ना दोस्त, पूरा पेज, इसमें सिर्फ समरी है। ये समरी है, SUMMARY। ये पूरा समरी है, मतलब कि पूरे चैप्टर का जो सार है, पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस पेज में है। तो हमने क्या पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उनके कार्यकाल किस प्रकार का कार्यकाल था, और नेहरू युग 1947 से 64। उसके बाद विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ा। विभिन्न पहलुओं में क्या था, आर्थिक विकास हेतु नियोजन की अवधारणा, वीडियो लंबा बन जाएगा, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। भूमि एवं कृषि सुधार, सामाजिक परिवर्तन, भाषागत समस्या था राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, और नेहरू काल की विदेश नीति। अब इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, सामाजिक परिवर्तन तक पढ़ लिया था। ये अंत है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, तो हमने सामाजिक परिवर्तन तक पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, भाषागत समस्या तथा राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, उसके बाद नेहरू काल की विदेश नीति, और उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। अब ये छोटा मोटा आप नहीं समझिएगा, ये बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और इससे प्रश्न आते हैं। और पूरा जब वीडियो आप देख लीजिएगा तो मैं क्या, आप खुद कहेंगे कि अरे इस वीडियो में इतना कुछ था जो हमें नहीं पता था, और कितनी आसानी से हमें पता चल गया, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कोई डेट नहीं है उसमें, केवल जो है उस काल के जो कालक्रम है, उस काल की जो घटनाएं हैं उसका वर्णन है, और जिससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हो चुका है। पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। देखिए, ये पार्ट 2 भी हो चुका है। पार्ट 1 में केवल मैं डिस्कशन किया था। अब यहाँ से हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए। देखिए, 7वां जो टॉपिक था वो था राष्ट्रीय भाषागत समस्याएं एवं भाषाई पुनर्गठन। आपको पता है कि अभी हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में कई राज्य तो ऐसे हैं जो हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, कुछ राज्य बहुत पसंद करते हैं, कुछ राज्यों की अपनी भाषा है। अब तमिलनाडु में आइएगा तो तमिल को ज़्यादा लोग प्रीफरेंस देते हैं, हालांकि हिंदी भी वहाँ पे लोग सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको तेलुगु में तेलुगु देशम, कम्प्लीटली तेलुगु जो है, आंध्र प्रदेश तेलुगु राज्य है। कर्नाटक में कन्नड़ को जो है ज़्यादा लोग प्रीफरेंस देते हैं। उड़ीसा में उड़िया लोग ज़्यादा बोलते हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषाएँ हैं। और भाषा के आधार पर अगर कहे कि बांट दीजिए भाई, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना है तो ये बहुत बड़ी समस्या। भाषा के आधार पर भारत को बांटिएगा तो भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब एक जगह पे अनेक तरह के लोग रहते हैं, और ऐसी स्थिति में आप भाषा के आधार पर क्षेत्र को बांटने लगे तो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी, हालांकि कुछ लोग और कुछ संगठन के हट की वजह से ये संभव भी हो पाया, और नेहरू काल में ही हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय भाषा को लेकर विचार विमर्श। क्या आपको पता है कि हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? कोई नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं। राजभाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा का जो है, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होगी, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ है, बस जान लीजिए। चलिए देखते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल 11 भाषाएं थी। देखिए कैसे मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आउट किया है बुक में से। तो किस प्रकार भाषागत समस्या थी और कैसे भाषाई पुनर्गठन संभव हो पाया, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आते हैं इन सबसे। लिखने को आ जाएगा तो आप जो है मुंह खुला रह जाएगा, आपको सोचिएगा हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, हमें तो वन लाइनर पढ़ा था कि भाई पहला भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश हुआ था, उसके बाद राजस्थान का नागौर, तो ऐसे माफ़ कीजिएगा, उसके बाद राजस्थान में जो है एक जिला हुआ था। तो वैसे आपने वन लाइनर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जो है कुल 11 भाषाएं थी, मुख्य भाषाएं, और राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता था। अब मैंने यहाँ रेड मार्क क्यों लगा रखा है, आपको पता है? ये विवादित था।
मतलब कई लोगों को उस समय भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर नहीं था और कई लोगों को अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी में लेटर लिखना या अंग्रेजी में लेटर पढ़ना या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कार्यकालिक जो कार्यवाहक भाषा होती है जिसमें हर तरह के कार्य होते हैं, कामकाज, सरकारी कामकाज, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। क्योंकि कहते थे ना उस समय कि अंग्रेज तो चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ के गए, है ना। तो बहुत विरोध होता था इसका, बहुत बड़ी मात्रा में इसका विरोध हुआ, क्यों अंग्रेजी को हम राजकीय भाषा बनाएं, उस समय था। उसके बाद क्या हुआ, प्रथम 15 वर्षों के पश्चात, 15 वर्ष तक तो जैसे तैसे कटा, अब पानी जो है सर से ऊपर जाने लगा। तब क्या हुआ, हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कर लिया। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा, मतलब कामकाज हिंदी में होगा। अब यहाँ भी समस्या, यहाँ भी मैंने क्या लगा रखा है, रेड डॉट लगा रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी को घोषित कीजिएगा राजकीय भाषा और केंद्रीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग राजकीय भाषा में होने लगेगा, तो फिर जब वो पत्र हिंदी में पहुंचेगा तमिलनाडु में, जब वो पत्र पहुंचेगा आंध्र प्रदेश में, तो क्या होगा, लोग नहीं पसंद करेंगे। वो तो बोलेंगे कि तो हमारी इतनी बड़ी भाषा है तमिल, हमारी इतनी बड़ी भाषा है तेलुगु, कन्नड़, हम क्यों हिंदी में पत्र लें। तो यहाँ भी विरोध होने लगा। ये दोनों ही विवादित टर्म थे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या हुआ, फिर से सुधार हुआ। प्रत्येक प्रांत, जितने भी प्रांत थे, सबको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचित एक भाषा का चुनाव करने के लिए कहा गया। मतलब उसमें कन्नड़ भी था, उसमें तमिल भी था, तेलुगु भी था, उड़िया भी था। तो कहा गया कि आप जो हैं, जो भी 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसमें से एक को आप अपनी राजकीय भाषा बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिला। उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। उसमें क्या हुआ, याद रखिए 1963 का राजभाषा अधिनियम को 1965 से जो है राजभाषा अंग्रेजी को सहअस्तित्व। देखिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन अब हिंदी हर कोई जो नहीं जानता तो अंग्रेजी को सहअस्तित्व दिया गया। मतलब कि कुछ पत्र हिंदी में ही आएंगे और उसके साथ साथ समझने के लिए अंग्रेजी में भी उसका संस्करण आएगा। इसलिए आजकल भारत सरकार का जो गजट निकलता है ना, तो पहले पूर्ण हिंदी में और साथ साथ इंग्लिश में भी लेटर आता है कि जिनको समझ में नहीं आए तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है अंग्रेजी, वो लोग समझ जाएंगे उससे। अब यहाँ भी काम बना नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, हिंदी और इंग्लिश का ही अस्तित्व है। अभी भी तो समझ रहे हैं ना क्या मैटर चल रहा है, अभी भी हिंदी और इंग्लिश को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब क्या हुआ, इस अधिनियम से भरपूर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, दंगे हुए। हिंदी भाषी क्षेत्रों में नॉन हिंदी भाषी जो हिंदी नहीं बोलते थे उनको पीटा गया, और नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे उनको पीटा गया। कई जगह तोड़फोड़ हुई, हिंदी के जो पोस्टर थे उन पे लीपापोती की गई, स्टेशन के नाम, जो रेलवे स्टेशन के नाम थे उनको पोत के जो है उनको जो है पेंट कर दिया गया हिंदी को। मतलब ये सब ऐसा नहीं था कि लोग नफरत करते थे हिंदी, ऐसा नहीं था, विरोध कर रहे थे कि केवल हिंदी इंग्लिश क्यों। अब मान लीजिए जो अंग्रेजी नहीं जानते, निरक्षर हैं, वो उसका क्या करेंगे, उनको तो तमिल पढ़ने आता है, उनको तेलुगु पढ़ने आता है, उनको कन्नड़ पढ़ने आता है, उनको ओडिया पढ़ने आता है, उनको बंगाली पढ़ने आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका हर जगह जितने भी प्रांत थे, जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पे किसी अलग हिंदी अंग्रेजी को छोड़ के किसी अलग भाषा का महत्व था, वहाँ पर भरपूर विरोध हुआ, भरपूर प्रदर्शन हुआ और बड़े स्तर पर दंगे हुए। अब क्या हुआ, फिर से राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, मतलब 1963 राजभाषा अधिनियम आया, 65 में लागू हुआ। अब फिर से इसमें सुधार हुआ 1967 में। क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई पीसीएस परीक्षाओं में और बहुभाषीय रियायत दी गई। अब देखिए मेन मैटर कहाँ आ रहा था, परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा था। तो भाई जिसको नहीं आता वो तो कभी भी कलेक्टर नहीं बन पाएगा, है ना। जो ओडिया जानता है बहुत अच्छे तरीके से और हिंदी इंग्लिश में कमज़ोर है या कम जानता है या बोलना जानता है, लिखना पढ़ना थोड़ा कमज़ोर है, तो यहाँ पे थोड़ा सी समस्या होती है। शुरू से ही प्राथमिक स्तर पे लोग अपनी प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा को सीखते आ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 1967 में फिर संशोधन हुआ और भारत सरकार ने, नेहरू सरकार ने ये नस पकड़ लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
जो समस्या थी उसको हटाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, जो क्षेत्रीय भाषा थी, लोकल लैंग्वेज, उसको मान्यता मिल गई कहाँ, पीसीएस परीक्षा में। और जो लोग ज़्यादा भाषा जानते थे, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो कुछ और जानते थे, उनको विशेष रियायत दी गई। तो इस प्रकार जो है ये हमारा एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ कि भाई भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा को भी मान्यता मिले, और हठपूर्वक जो है या दंगा या जो भी हो, जैसे भी हो, ये एक ज़रूरी चीज़ भी थी कि जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेंगे। तो फाइनली राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया और क्षेत्रीय भाषा को मान्यता मिल गई पीसीएस परीक्षाओं में, और बहुभाषी को रियायत मिली, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा जो अदर भाषा भी जानते हैं उनको विशेष रियायत मिलने लगी। तो ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब भाई बात आया कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कैसे हुआ। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत जो था 2 प्रांत में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश प्रांत जिसमें 9 प्रांत थे ब्रिटिश भारत में, और देसी रियासत 600 के आसपास थे। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और 600 में से जो है 58, जी हाँ 58 रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में चली गई। देखिए 58 रियासत पाकिस्तान में चली गई, तो कितनी रियासतें बच गई, 542। ठीक है। अब क्या किया गया, ब्रिटिश भारत जिसमें 9 प्रांत थे और देसी रियासत जिसमें 542 थे, दोनों को मिक्स कर दिया गया और पूरा मिला के जो है भूजा बना के इसको 4 भाग में बांट दिया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। जनसंख्या के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्रीय जो विशेषताएं थी उनके आधार पे उनको जो है सबको जो है 4 भाग में बांट दिया गया। यानी ब्रिटिश भारत 9 प्रांत था और देसी रियासत 542। हम भारत की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत की, तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए इसको, है ना। ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों को मिला दिया गया और 4 ग्रुप में। ग्रुप देखिए, यहाँ मैंने गलती से बी लिख दिया था, बाद में फिर मैंने मिटाया। ग्रुप ए में 10 राज्य को रखा गया। 10 राज्य में कितने रियासतों को शामिल किया गया, 216। 10 राज्य जिनमें 216 रियासतों को मिलाकर 10 गो राज्य बनाया गया। तो याद रखेंगे 10 राज्य, ये 10, 8, 10 का क्या है, आंकड़ा है। ए, बी, सी और डी में केवल 1 राज्य था, है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या था, 10 राज्य थे ए में, 216 रियासतें। अब ये मैंने कट किया है, ये मैंने पहले सोचा था मैं बी से शुरू करूँगा, फिर मैंने देखा कि ऊपर ए लिख रखा है तो चेंज किया मैंने। ए में कौन कौन थे, बिहार, ओडिशा। अब देखिए ये आप ना, मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। भारत का नक्शा हो अगर आपके पास ना, तो भारत के नक्शा बना के और इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए बिहार, ओडिशा, ऊपर से जा रहे हैं हम लोग, बिहार आ रहे हैं, ओडिशा आ रहे हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। एक सेकंड में ढूंढ रहा हूँ मैप, अगर मुझे मैप मिल जाए तो मैं मैप पे ही कोशिश करता हूँ कि हो जाए। अभी शायद मेरे पास मैप उपलब्ध है नहीं तो मैं आपको मैप से ही जो है पूरा बता देता। ब्लैंक मैप मेरे पास अभी उपलब्ध है लेकिन कहीं रख रखा है मैंने, तो ये मिल नहीं रहा है। तो जब भी आप नक्शे में देखेंगे तो बिहार ऊपर है, उसका नीचे जाइए उड़ीसा, उसके नीचे जाइए वेस्ट बंगाल, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, नीचे मद्रास, अब फिर घूम के फिर ऐसे आइए तो पश्चिम तरफ बम्बई, पंजाब, बीच में है मध्य प्रदेश, असम चला गया सबसे उधर, संयुक्त प्रांत, कुछ प्रांतों को मिला के संयुक्त प्रांत। तो ये ग्रुप ए में थे। बी में कौन कौन थे, तो 8 राज्य थे, 10, 8, 10, है ना, ए, बी, सी। बी में 8 राज्य थे, 8 राज्यों में 275 रियासतें थी। देखिए 216 में 10 राज्य था, 275 यानी छोटी छोटी रियासतों को भी मिलाया गया था। कौन कौन था इसमें, जम्मू एंड कश्मीर, एकदम ऊपर चलिए, जम्मू कश्मीर, उससे सटा क्या है, राजस्थान। अब इधर से आएंगे बाएं साइड से तो मैसूर, मैसूर के नीचे जो है कोचीन, कोचीन से फिर ऐसे घूम के आएंगे तो हैदराबाद, सौराष्ट्र जो है गुजरात के पास आ गए, उसके बाद पूर्वी पंजाब और बीच में मध्य भारत। तो मैप के अनुसार देखेंगे तो आपको समझ, मैप में ही आप ब्लैंक मैप लीजिएगा, यहाँ चिपका लीजिएगा और वहाँ पे डिनोट कर लीजिएगा ए कहाँ कहाँ है, बी कहाँ कहाँ है, अलग अलग 3 पेन से।
याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सी में 61 रियासतें थी, इसमें भी जो थे 10 राज्य थे। कौन कौन थे अजमेर, अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे। दिल्ली दोनों एक साथ है, हिमाचल प्रदेश, ये मणिपुर त्रिपुरा त्रिपुरा एक साथ, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मध्य प्रदेश में दुर्ग और विंध्य प्रदेश, भोपाल, ये तीनों मध्य प्रदेश, और ये गुजरात। तो आप लाइन से एक सिस्टमेटिकली उसको सजा लेंगे और मैप पे शो कर देंगे, बड़ी आराम से आपको जो है याद हो जाएगा। ए बी सी हो गया है ना। अब आते हैं डी। डी में यहाँ केवल अंडमान निकोबार था। डी में क्या था? केवल अंडमान निकोबार था। अब देखिए क्या हुआ कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। ये भाषाई आधार पे नहीं थी, भाषाई आधार पे तो फिर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और उसी समय क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना हुई 1953 में। उस समय कौन थे? सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना हुई तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसी आयोग ने क्या किया? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। इसका काम ही था नए राज्यों को बसाना या नए राज्यों की स्थापना करना, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को मिलाकर बड़ा क्षेत्र बनाना और उसको एक राज्य का नाम दे देना। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, पुनर्गठन ही नाम मतलब पुनर्गठित किया गया, फिर से गठित किया गया है ना। तो छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला के जो उसका पुनर्गठन होता था तो एक राज्य बनता था। और इस किसका काम था? राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य थे HN कुंजरू और KM पन्नीकर। अब देखिए इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। इसने क्या कहा? राज्य पुनर्गठन आयोग कभी भी भाषाई आधार पे यानी भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं चाहता था, राज्यों को अलग अलग नहीं देखना चाहता था। मतलब राज्यों का बंटवारा वो क्षेत्र के आधार पे करना चाहते थे। देखिए प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश उसने की। भाषा तथा संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन उसने क्या किया? अनुचित बताया, उस पर रोक लगाना चाहा कि भाषा और संस्कृति के आधार पर मत बांटिए, ऐसे जो है एक ही भारत में कई देश बन जाएंगे। कोई तेलुगु देश हो जाएगा, कोई तमिल देश हो जाएगा, कोई कन्नड़ देश हो जाएगा, कोई उड़िया देश हो जाएगा, कोई भोजपुरी देश हो जाएगा है ना, कोई बंगाली देश हो जाएगा। सब जो है एक दूसरे से लड़ेंगे, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आने देगा। मतलब कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति बन जाएगी। तो ये भाषा और संस्कृति के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों को बनाना उसने अनुचित कहा, इसको गलत ठहराया। और प्रशासनिक आधार पे कहा बांटिए। और जो ABCD जो 4 गो वर्ग हम लोग पिछले पढ़े हैं, इसको क्या किया? कहा कि इसको समाप्त कीजिए। ये 3 सिफारिश किसने किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुए और कुछ परिवर्तन में सबसे बड़ी परिवर्तन हुआ कि ये जो भाषा और संस्कृति के आधार पर कहा गया था ये हटा दिया गया और भाषा और संस्कृति को ही आधार बना दिया गया। ये क्यों हुआ ऐसा भाई? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है ना, तो उस समय आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा दंगा हुआ था और लंबे आंदोलन के बाद उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और कुछ परिवर्तनों के साथ 1956 में प्रस्ताव को पारित किया गया। आंध्र प्रदेश जो है को भाषाई आधार पर पहला पुनर्गठित राज्य घोषित किया गया। तो भाषाई आधार पर पहला पुनर्गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम। तो ये था कि किस प्रकार से शुरू से ही जो है ये जो हमने पढ़ा भाषा की समस्या और राज्यों का पुनर्गठन, किस प्रकार से मैटर चला आ रहा था और कैसे इसको सुलझाया गया। पूर्णतः नहीं सुलझाया, अभी भी भाषा विवाद होते हैं, लेकिन भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों का लगभग नहीं होता है, अब प्रशासनिक आधार पर होता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। ये किसके बारे में पढ़ा? कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और भाषाई समस्या के बारे में। अब आते हैं नेहरू काल की विदेश नीति। तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है, क्या मायने होते हैं विदेश नीति? विदेश नीति ज़रूरी क्यों है, पहले ये जान लीजिए। भारत एक देश है। अब कुछ चीज़ें हैं जो भारत में मिलती नहीं हैं, वो विदेश में मिलती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो विदेश में नहीं मिलती और भारत में मिलती हैं। उसी प्रकार कुछ चीज़ें भारत में बनती हैं जो विदेशों में नहीं बन पाती, और कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी के आधार पे, आवश्यकता के आधार पे, उपलब्धता के आधार पे कई दूसरी जगह मिलती है लेकिन भारत में नहीं मिलती। जैसे हाल ही में राफेल वगैरह विमान आया, पहली बार मेट्रो का जो वैगन था वो आया था, मतलब बुलेट ट्रेन का वैगन चाइना से आया था।
तो इस प्रकार जापान से आया था। तो इस प्रकार जो है ये विदेश नीति जरूरी है एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? पहली भौगोलिक स्थिति, मतलब कि आपकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, मतलब कि आपके पड़ोसी में कौन कौन से देश है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अगर नहीं कोई देश है, जैसे श्रीलंका है, तो उसको अपनी विदेश नीति किससे करे, वो स्वतंत्र रहता है। सबसे पास में भारत पड़ता है, भौगोलिक स्थिति में तो यही दिखाता है। तो भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ स्थित है आपका देश, इस पर भी ये जो है विदेश नीति इस पर भी डिपेंड करती है। इतिहास एवं परंपराएं, अब जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल है, नेपाल एक कंप्लीट हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। नेपाल कभी भी मुस्लिम राष्ट्रों से जल्दी आसानी से कोई संधि नहीं करता, या फिर क्रिश्चियन कंट्री से नहीं करता, वो खुद पे डिपेंड रहता है, खुद में ही जो है अपना व्यस्त रहता है। तो उसका इतिहास एवं परंपराएं कैसी हैं वहाँ की, उसके हिसाब उस पर भी जो है विदेश नीति का निर्धारण होता है। सामाजिक संरचना कैसी है, समाज, अब जैसे आदिवासी का कंप्लीट क्षेत्र रहेगा तो इंग्लैंड तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो वहाँ से विदेश नीति का निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो विदेश नीति को निर्धारण करने में सामाजिक संरचना होना, सामाजिक संरचना पर भी बहुत निर्भर करता है। उसका राजनीतिक संगठन, अब हमारे यहाँ के नेता कैसे हैं, सरकार कैसी है, कितना ध्यान दे रही है, इस पर ये भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है विदेश नीति को के निर्धारण के लिए। तो ये 4 फैक्टर आप लोग समझ गए हैं, आपको याद हो गया होगा। देखिए शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू है ना, शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विदेश में बड़ा घूमे थे, उनको विदेश का बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। तो 1925 में ही अंग्रेजों ने माना कि भाई इनसे अच्छा विदेशी मामलों में कोई जो है, विदेशी मामलों में जो है कोई हस्तक्षेप इनसे अच्छा नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि 1925 से ही जीएल नेहरू को विदेश विभाग का प्रमुख बना दिया था कि बातचीत करना हो तो आप बीच में जो है मीडिएटर के रूप में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको बड़ा नेता बना दिया था। पंडित नेहरू द्वारा विदेश नीति के सिद्धांत तथा उद्देश्यों को वर्णित किया गया। क्या कहा भाई, ऐसा क्या कहा हमारे पंडित नेहरू ने, उनका जो है क्या नज़रिया था विदेश नीति के बारे में। तो देखिए उद्देश्य तथा सिद्धांत क्या था उनके हिसाब से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से, विश्व शांति तथा सुरक्षा। समझिएगा इसको, कैसे जो है विदेश नीति विश्व शांति तथा सुरक्षा लाती है। हम जैसे हमारा मित्र है रशिया, है ना, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारा मित्र अभी अमेरिका ने भी हमारी हेल्प की, तो अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो इससे क्या होता है, आपसी मेल जोल से परिवार में जब लोग मिल जुल के रहते हैं तो शांति होती है, विश्व शांति और सुरक्षा, एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। नस्ली भेदभाव की समाप्ति होती है। अब साउथ अफ्रीका में शुरू से ही गांधी जी ने जो है इसका विरोध किया था, और आज देखिए चाहे आप काले हैं चाहे गोरे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे हमारा रिलेशन, हमारा व्यवहार अच्छा है तो कोई भी देश से मित्रता हो सकती है, संधि हो सकती है। तो इससे क्या होता है, विदेश नीति से नस्ली भेदभाव की समाप्ति होती है, आपसी सहयोग होता है, राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, शीत युद्ध से अलग रह सकते हैं। मतलब जो शीत युद्ध मतलब होता है कि कंप्लीट हथियारों से युद्ध ना करके शीत युद्ध मतलब बिना हथियारों, बिना हिंसा के युद्ध। जैसे हमने ओप्पो को मान लीजिए हम बैन कर देते हैं, तो यहाँ युद्ध नहीं हुआ, हमने क्या किया, जो ओप्पो मोबाइल है चाइना की, उसको हमने बैन कर दिया तो उसका मार्केट गिर गया। मतलब युद्ध ही हो रहा है, हम नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन हथियार से नहीं पहुँचा रहे हैं। अभी हाल में भारत सरकार ने क्या किया कि जो विदेश खासकर चाइना से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ा दिया तो उनका मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तो भारत में उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। ये सब शीत युद्ध टाइप का है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करना। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस कुछ देशों का संगठन है जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए बिना कई छोटे बड़े मामलों को सुलझाता है, उलझे हुए मामलों को, तो उसको बढ़ावा देना था। तो नेहरू जी ने ये 4-5 चीज़ों को बताया और कहा कि इस तरह से जो है होना चाहिए। ये नेहरू जी का जो है अपना क्या था, नज़रिया था, अपनी सोच थी कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये नेहरू काल की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी का विदेश नीति क्या है उस पर हमें अभी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अनुच्छेद 51। क्या कहता है अनुच्छेद 51 में विदेश नीति की मूल बातों को
समावेश किया गया है। क्या है, कभी कभी इसका वर्णन करने के लिए आता है कि विदेश नेहरू काल में विदेश नीति की मूल बात जो थी क्या थी, पहले थी स्वतंत्र विदेश नीति हो। मतलब स्वतंत्र विदेश नीति का क्या मायने है यहाँ पे। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप हमें अच्छे से डील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे या हमें लगता है कि आप हमारी हेल्प कर पाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम केवल उसी देश से संधि करेंगे, हम किसी सबसे हम सबके मित्र हैं और सबके दुश्मन हैं। कहने का मतलब कि जो अच्छा व्यवहार करेगा, जिससे हमारा पटेगा, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। मतलब स्वतंत्र हैं हम इसके लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अमेरिका से ही या रशिया से कहीं मित्र बनाएंगे, पाकिस्तान को मित्र नहीं बनाएंगे। कई बार ऐसा प्रयास हो चुका है पाकिस्तान को मित्र बनाने का। कई बार समझौता एक्सप्रेस चली है, अटारी एक्सप्रेस चली है ना, ट्रेन चला के, है ना, बाघा बॉर्डर पे मिलन कर करके मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो जरूरी नहीं कि हमें फिक्स कर लिया हो कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये हमारे दोस्त हैं। ये हमने पहले से निर्धारित नहीं किया। स्वतंत्र विदेश नीति है हमारी। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैन्य संधि, है ना, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैन्य संधि, ये कहने का मतलब है कि एक पक्षीय सैन्य संधि हम लोग नहीं करते, किसी एक से नहीं करते। हम सबसे मिला जुला के काम चलाते हैं, सबसे संधियाँ होती रहती हैं और सबसे हम लोग क्या करते हैं, सैन्य जो युद्धाभ्यास होता है वो सबसे कर सकते हैं। सभी देशों से मित्रता का प्रयास करते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने सबसे पहले अगुवाई करके किसी भी देश पे आक्रमण किया हो। इसलिए जो है विदेशों में या विदेशी प्लेटफॉर्म पे, विदेशी मंच पे हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा है भारत की, क्योंकि ऐसा कहा गया कि भारत ने कभी खुद से किसी पे आक्रमण नहीं किया। मतलब सब देशों से मित्रता का ही प्रयास किया है। उपनिवेशवाद विरोधी नीति का अनुसरण आप सभी जानते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को गुलाम बनाया, ब्रिटेन ने फ्रांस को गुलाम बनाया, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को गुलाम बनाया। तो कहने का मतलब कि ब्रिटेन जो था, ये जिसने गुलाम बनाया, इन सब का उपनिवेश था, है ना। तो ये भारत जो था इसके विरुद्ध था। उपनिवेशी शासन जो है के विरोध में था भारत, यानी उपनिवेशवाद के विरोध में था। उसके बाद विदेश नीति में नस्लवाद विरोधी का नारा दिया गया, यानी नस्ल के आधार पर हम लोग विदेश नीति नहीं लाएंगे। विश्व शांति को महत्व दिया गया और कहा गया कि बिना शस्त्र तथा सैन्य संधियों को रोके हम लोग विदेश नीति को कायम रख सकते हैं, एक अच्छी विदेश नीति बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सैन्य संगठन नहीं, लीजिए ना, आपको शस्त्र लेना है रशिया से खरीदिए, जापान से, जिससे खरीदना है खरीदिए, इस पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन ये करते हुए भी नहीं किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो करते हुए भी आप दूसरे देश के मित्र बन सकते हैं। आपकी अपनी एक अच्छी विदेश नीति हो सकती है। ये मूल बातें थी। आशा करता हूँ मूल बातें समझ में आ गई होगी। जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। बुक पढ़िएगा, आपको जो है प्रश्न छूटेंगे नहीं मेंस में। खुद से नोट्स बनाइएगा, एकदम मजा आएगा। आगे चलते हैं। अब ये हमेशा ही प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या थी। हम लोग नेहरू काल की बात, मैं बार बार को याद दिलाना हूँ, हम लोग नेहरू काल की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे 1965 तक का ही पढ़ेंगे, 1945 1965 तक का, 67 तक का। तो क्या थी भारत की विदेश नीति की विशेषता। तो पहला विषय था शांति की विदेश नीति। मतलब कई देश की विदेश नीति ऐसी होती है कि किसी पे हमला करो, कमज़ोर देश पे, उसको हड़प लो, है ना, जो ज़्यादा तेज बन रहा है उस पर टैक्स लगा दो। यानी शांति वांति गई भाड़ में, हमें पहले क्या करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ऐसा मानते हैं दूसरे देश, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत शांति चाहता है, शांति की विदेश नीति है भारत की। उसके बाद मैत्री एवं शांतिपूर्ण विदेश नीति है, सह अस्तित्व की नीति है, मतलब जियो और जीनो दो की नीति है। आप भी जिए और हमें भी जीने दीजिए, मित्रता कीजिए, शांति से रहिए, इस तरह की विदेश नीति हमारी है। और पंचशील सिद्धांत, 5 से बना है पंचशील। क्या है ये पंचशील। तो पंचशील का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो जो पंचशील समझौता भी हुआ था, है ना, तो पंचशील का मतलब क्या है। तो आचरण के 5 सिद्धांत है। क्या है, अनाक्रमण, मतलब अपनी ओर से आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
समानता एवं पारस्परिक लाभ, आप भी लाभ हमको दीजिए, हम आपको लाभ देंगे। शांतिपूर्ण सद्भावना हो, एक दूसरे के लिए प्रादेशिक अखंडता हो तथा सर्वोच्च सत्ता का सम्मान हो, यानी जो भी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनका सम्मान कीजिए और उनकी अखंडता के लिए प्रयास कीजिए, उनको तोड़िए नहीं। ये 5 सील थे। नंबर 1 अनाक्रमण, नंबर 2 एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, नंबर 3 समानता एवं पारस्परिक लाभ, नंबर 4 शांतिपूर्ण सद्भावना और नंबर 5 एक दूसरे के लिए प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता का सम्मान। यही पंचशील है। उसके बाद अगला विशेषता क्या है? साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध मैं बता चुका हूँ। साम्राज्यवाद यानी साम्राज्य, कोई राजा बने, राजतंत्र टाइप का, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था, उस तरह की व्यवस्था का विरोध हो रहा था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व शांति को समर्थन। हमेशा से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस को और विश्व की शांति को हमेशा ऊपर रखा है, यानी हम वो हर काम करेंगे जिससे विश्व में शांति हो और संयुक्त राष्ट्र आगे बढ़े। क्या क्या किया? कुछ चीज़ों पे, हालांकि किया तो बहुत कुछ है, कुछ चीज़ों पे गौर करते हैं। जैसे देखिए, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया, मतलब यूनाइटेड नेशन के रूल्स रेगुलेशन को मानेंगे। सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने भाग लिया था। यूनिसेफ, एफएओ, यूनेस्को से भारत जुड़ गया था। तो कुछ कार्य भारत ने, माने जो भी कार्य यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन में हो, वो सब भारत करता था और कोशिश करता था कि विश्व शांति बनी रहे। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अगला विशेषता है गुट निरपेक्ष नीति का अनुपालन। अब भैया ये क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है? गुट निरपेक्ष कहाँ से लेके आए? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल गया है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, सेटअप करने में थोड़ा समय लगा। तो हमने ये पढ़ा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, है ना। तो जो भी प्रयास होता था, जो भी प्रयास था, वो सभी भारत करता था। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व शांति को भारत ने समर्थन, मैंने बहुत कुछ इसमें बता दिया था और मेरा रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं था, तो मुझे परेशानी हुई। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ शुरू करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र, यूएन तथा विश्व शांति को भारत हर समर्थन देता था, क्योंकि विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है हर तरह के मामलों, विवादों को सुलझाता था। इसमें भारत ने क्या प्रयास किए? तो यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया, उसके रूल रेगुलेशन को माना। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लिया और यूनेस्को, एफएओ और यूनिसेफ, एफएओ और यूनेस्को से भारत जुड़ा। ऐसे जो कई प्रयास, जितने भी जो भी मतलब जरूरी थे संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के लिए, वो भारत करता था। अब देखिए, गुट निरपेक्ष नीति का अनुपालन। सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी, गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। यहां मैंने देखिए अलग लिखा है, गुट और निरपेक्ष। गुट का मतलब होता है गुटबाजी। गुट का मतलब होता है गुट, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ग्रुप। और निरपेक्ष मतलब नहीं बनाना है। धर्मनिरपेक्ष मतलब धार्मिक विवाद में नहीं फंसना है। वैसे ही गुट वाले विवाद में नहीं फंसना है, गुट निरपेक्ष रहना है, गुटों से अलग रहना है। गुट का ही मतलब यानी ग्रुपिंग करने का ही एक जो बहुत बड़ा परिणाम था, वो था वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध हुआ था। भारत, पूरे विश्व के देश जो थे वो 2 भाग में बट गए थे और उन्होंने क्या किया? विश्व युद्ध शुरू कर दिया, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो सबसे पहले भारत इससे अलग रहना चाहता था। क्या कारण था इसका? चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, लक्ष्य पढ़ेंगे और विशेषता पढ़ेंगे। तीनों चीजें अगर आपसे, गुट निरपेक्ष नीति का मतलब मैंने बता दिया है आपको, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कारण, लक्ष्य और विशेषता आप अपने मन से बताइए, तो आपको परेशानी होगी किताब पढ़ने के बाद भी। तो मैंने तीनों को इसमें अलग अलग किया है और सबसे बड़ी चीज अब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो क्या कारण था? पहला कारण, अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति से बचाव। अब देखिए, अगर आप रसिया को समर्थन करते हैं और अमेरिका रसिया के विरोध में है, तो अमेरिका बुरा मान जाएगा, वो अपने व्यापार आपसे बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा, आपसे मनमुटाव होगा, आपके रिलेशन उससे कटु हो जाएंगे। तो इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति से बचाव के लिए, सब अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति है, तो इसके लिए गुट निरपेक्षता जरूरी था। गुट विशेष तत्व के विशेष नेतृत्व से बचाओ। अब अगर आप किसी
ऐसे गुट में मिल गए, ऐसे ग्रुप में मिल गए जिसमें कोई एक देश आपसे या फिर जितने उस ग्रुप में देश है सबसे ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, नेता बन जाएगा, आगे आके नेतृत्व करेगा और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो गुट विशेष तत्व जो है उसके विशेष नेतृत्व यानी स्पेशल जो लीडरशिप है उससे हमें बचाव मिला। हम फ्री हैं भाई, स्वतंत्र हैं। एक तरफा विरोध या सहायता से वंचित, मतलब देखिए एक तरफा विरोध से भी हम लोग बच गए, एक तरफा विरोध से हम लोग बच गए, क्योंकि अगर आप, मैंने कहा ना कि एक का समर्थन करिएगा, एक के ग्रुप में शामिल होइएगा तो दूसरे ग्रुप के आप दुश्मन बन जाइएगा, तो इससे हमें मुक्ति मिल गई। और सहायता हमें चौतरफा मिलने लगी, सभी तरफ से आर्थिक तकनीकी सहायता, है ना। ये एक तरफा सहायता, हमें एक तरफा विरोध या एक तरफा सहायता, ये दोनों को हम छोड़ दिए, हम सभी तरफ से आर्थिक तकनीकी सहायता चाहिए था। तो इससे क्या है कि हम सिंगल रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो हम इधरों से फायदा लेंगे, इधरों से फायदा लेंगे, इधरों से फायदा लेंगे, इधर से ही फायदा लेंगे, चौतरफा फायदा मिलेगा। भारत में मिश्रित एवं सर्वमान्य संस्कृति। अब मान लीजिए कि एक देश है अफगानिस्तान, अब आप ग्रुप बना लिए, अफगानिस्तान है ना, कुछ मुस्लिम देशों के ग्रुप में आप शामिल हो गए, तो भारत तो हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदू बुरा मान जाएंगे। अगर आप किसी हिंदू देश के ग्रुप में शामिल हो गए तो मुस्लिम बुरा मान जाएंगे, दोनों के ग्रुप में शामिल हो गए तो ईसाई बुरा मान जाएंगे, हमें क्यों नहीं शामिल किया। तो भारत एक ऐसा देश है जहां कई प्रकार की संस्कृति, कई प्रकार के लोग, एक मिश्रित व्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ हम लोग ग्रुप बना किसी एक ग्रुप में नहीं रह सकते, और गांधीवादी विचारधारा के निकट। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ कारण थे किसके, गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने के। अच्छा, लक्ष्य क्या था, मतलब ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम शामिल होना चाहते थे। तो पहले तो इससे क्या था, हमें क्या मिलने वाला है, बस ये ध्यान रखिए। तो शांति होगी, पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम होगी, उपनिवेशों पर नियंत्रण, कोई गुलाम नहीं बनेगा, समानता आधारित विश्व समुदाय बनेगा, सब समान रहेंगे, नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होगी, नया आर्थिक व्यवस्था, अफ्रीका तथा एशियाई देशों का समर्थन मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा होगा। मतलब अगर हम अपना लेते हैं, क्यों अपनाएं, और अपनाने के बाद फिर हमें क्या मिलने वाला है, कि किस लक्ष्य की वजह से हम लोग इसको अपना रहे हैं, ये जान लीजिए। दोनों एक जैसे नहीं है, ध्यान रखिएगा, कारण अलग है, लक्ष्य अलग है। अब विशेषता पे भी ध्यान दे लेते हैं। गुट निरपेक्ष नीति की विशेषताएं। अब देखिए इससे क्या था कि शीत युद्ध का विरोध होता। अब शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का मतलब है, शीत मतलब ठंडा होता है, युद्ध मतलब लड़ाई, मतलब बिना हथियार के भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हाल ही में क्या किया भारत ने, चाइना से आने वाले सामानों पर, इंग्लैंड से आने वाले सामानों पर क्या किया, अपना शुल्क बढ़ा दिया, सरचार्ज बढ़ा दिया। इससे वहाँ की चीज़ें महंगी हो गई, और जब महंगी हो गई तो लोग उसे कम खरीदेंगे। इससे क्या हुआ, आपका मार्केट गिरेगा। या फिर कहीं से कोई चीज़ आ रही है उसको हम बैन कर देंगे, तो ये शीत युद्ध, हमने कोई हथियार नहीं उठाया लेकिन फिर भी आपको नुकसान पहुंचाया, तो इसका विरोध होगा, क्योंकि हम किसी गुट के सदस्य नहीं है तो हम क्यों ऐसा करेंगे, हम किसी का भी समर्थन दे सकते हैं। सैन्य सुरक्षा गठबंधन का विरोध, आप किसी का सैनिक लेके किसी और पे जो है हमला नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुट निरपेक्ष नीति अपनाया है आपने, आपका गुट है ये नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति को समर्थन, स्वतंत्र हैं, किसी से भी रिश्ता बना सकते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा हस्तक्षेप, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जियो और जीने दो की नीति। अलगाव की बजाय क्रियाशीलता, यानी अलग रहने से अच्छा हम किसी से ही बात कर सकते हैं किसी मामले पर। गुटबंदी नहीं, और विकास के लिए आपसी सहयोग की नीति। तो ये विशेषताएं थी। तो हमने गुट निरपेक्षता के बारे में क्या पढ़ा, उसके कारण, उसके लक्ष्य और उसकी विशेषताएं। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा दो तथ्य हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 1961 में क्या हुआ कि ये जो गुट निरपेक्षता थी ये बहुत सारे देशों को भा गई, बहुत सारे देशों को अच्छी लगी। तो एक ग्रुप, मतलब एक संगठन बना जिसमें जितने भी गुट निरपेक्षता वाले देश थे वो शामिल हुए, और उनका प्रथम सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में 1961 में। तो प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड में कब हुआ, 1961 में। विश्वास कीजिए, जब जीवन में पहली बार मैंने ये प्रश्न पढ़ा था कुछ साल पहले, तो मुझे गुट निरपेक्षता का मतलब भी नहीं पता था, और आपको भी नहीं पता होगा उस समय। उसके बाद उसमें क्या हुआ था, 25 अफ्रीकी, एशियाई और 1 यूरोपीय देश शामिल हुए थे। 27 सूत्री घोषणा पत्र वहां स्वीकार्य हुआ था। तो ये हमने जो पढ़ा, ये गुट निरपेक्ष के बारे में पढ़ा।
अब भारत में नेहरू जी के समय में उनकी गुट निरपेक्षता की नीति कैसी थी, हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। नेहरू काल में गुट निरपेक्षता कैसी थी उस पर ध्यान देंगे। 1947 से 50 के बीच में नीति अस्पष्ट थी, मतलब पता ही नहीं था करना क्या है, इसको हम कैसे संज्ञान देंगे, कैसे इसको अंजाम देंगे, क्योंकि क्या क्या कारण था नीति स्पष्ट नहीं होने का 3 साल तक। पहला तो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव था, है ना, अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं थी। ब्रिटिश बाजार व्यवस्था का प्रभाव था, अभी भी जो है ब्रिटिश हाल में ही गए थे, तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है अपने स्वदेशी चीज़ों पर ध्यान देने वाले थे। सेना पर ब्रिटिश प्रभाव था तथा तकनीकी तथा आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, हम लोग अभी भी डिपेंड थे, उतना हमारा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। तो इससे कोई क्या था कि हम गुट निरपेक्षता को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ विकसित था ही नहीं, हमें दूसरों पर डिपेंड ही था, तो ग्रुप में शामिल होना ही था। तो नीति स्पष्ट नहीं थी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसके बाद 1952 से 53 1 साल में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उत्तर कोरिया को बैन कर दिया, उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया गया। अभी भी उत्तर कोरिया में जानते हो किम जोन अच्छी तरह जानते होंगे आप लोग, वहाँ अभी भी राजा का शासन टाइप का चल रहा है, किम जोन जो कहता है वही होता है। अपना इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, अपना चैनल नहीं है, अपने हिसाब से आप कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये 1952-53 जो है उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया गया। 1954 में क्या हुआ, पाकिस्तान अमेरिका सैन्य संधि हुई, पाकिस्तान ने अमेरिका से सैन्य संधि की, तो इस पे भारत नाराज हो गया अमेरिका से। उसके बाद गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन अमेरिका ने किया। अब अमेरिका दो गलत काम किया, एक तो पाकिस्तान को समर्थन दिया और दूसरा क्या किया कि पुर्तगाल को, क्योंकि उस समय आज़ाद नहीं था गोवा, पुर्तगाल के अंतर्गत था, तो पुर्तगाल का समर्थन अमेरिका कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि पुर्तगाल का कब्जा गोवा पर रहे, तो इस पर भारत को अच्छा नहीं लगा और इससे एक क्या निकल के आया यहाँ पे मामला कि अमेरिका से भारत के संबंध कटु हो गए, खराब हो गए। ठीक है, उसके बाद कैमरा मेरा बार बार हिल जा रहा है, एक्चुअली क्या है मेरा स्टैंड डैमेज हो चुका है, तो थोड़ी सी समस्या आ रही है। 1954 में पाकिस्तान अमेरिका सैन्य संधि हुई, गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाल का समर्थन अमेरिका ने किया, इससे क्या हुआ, अमेरिका से हमारे संबंध खराब हो गए। 1956 में प्रधानमंत्री ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने रूस की सद्भावना यात्रा की, स्वेज नहर मामले में रूस को समर्थन दिया और रूस से व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई और रूस ने भी हमारी मदद की। रूस द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है आर्थिक मदद मिली बहुत सारा, तो रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हो गया, अमेरिका रूस दोनों से हमें सहायता मिली, क्योंकि हम भाई ये नहीं कहते कि आप सहायता मत दीजिए, है ना, आप सहायता हमें दीजिए, लेकिन अब आपके ग्रुप में नहीं है, आपको देना है तो सहायता दीजिए। तो दोनों ने सहायता किया। ब्रिटेन से हमने सुरक्षा संधि की। 1963 में क्या हुआ, अणु ऊर्जा समझौता हुआ, किससे, ब्रिटेन से। उसके बाद निशस्त्रीकरण पर समझौता हुआ। निशस्त्रीकरण मतलब आपको अणु हथियार यानी परमाणु बम पर जो है काम नहीं करना है। 1954 में हिंद चीन समझौता हुआ जिनेवा में। 1955 में बेलग्रेड सम्मेलन भी हुआ, फिर ये 1961 में भी हुआ। अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया इसमें, है ना, कि अणु परीक्षण आप नहीं करेंगे। तो ये नेहरू काल में गुट निरपेक्षता के हमें बिना गुटबाजी किए हुए कैसे वो सबसे मदद ले रहे थे और कैसे मदद मिल रहा था। थोड़ा सा गुट निरपेक्षता की नीति यहाँ प्रभावित हुई, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कैसे। अगर आलोचनात्मक शब्दों में वर्णन करने को कहा जाए, आलोचना करने को कहा जाए, इसमें कमी दिखाने को कहा जाए, तो आप दिखाई देंगे। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि आप गुट निरपेक्ष हैं, गुट नहीं बनाइएगा, और आपने 3-4 देशों से क्या कर लिया, अच्छे संबंध बना लिए, संधि कर ली, तो ये गुटबाजी हुई। खैर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मूल्यांकन में ध्यान देंगे। नेहरू के दृष्टिकोण पर आधारित था, यानी उनका जो गुट निरपेक्ष की नीति थी ये कंप्लीटली नेहरू जी जैसे चाहते थे वैसे उन्होंने चलाया। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि अब कैसे उस समय जो देश की स्थिति थी, जो चरमराई हुई थी, अब गुटबाजी नहीं कीजिएगा, 2-4 देश को आप दोस्त नहीं बना के रखिएगा, तो कैसे
आगे बढ़िएगा। तो काफ़ी कठिनाई हुई। भारतीय विदेश नीति की आधारशिला गुटनिरपेक्षता ही थी। गुटनिरपेक्षता का संबंध नैतिकता से असंगत था। मतलब कहने का मतलब है कि गुटनिरपेक्षता को आप नैतिकता से जोड़िएगा कि भाई हमारी नैतिक, मतलब ईगो पे आपने लिया, आपने अपने नैतिकता पे ले लिया कि नहीं हम गुटबाजी नहीं करेंगे, हमारा नैतिक ये कर्तव्य है, ये आपने सोच लिया, तो ये गलत था। गुटनिरपेक्षता का संबंध आप नैतिकता से नहीं जोड़ सकते, है ना। जरूरी पड़े तभी गुटनिरपेक्षता कीजिए, जहां जरूरी पड़े वहां संधि कीजिए। उसके बाद सदैव गुटनिरपेक्षता समर्थन की भावना का उपहास होता था। अब देखिए इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये जो लाइन है ना, समझिएगा इसको। हमेशा जो आप क्या कर रहे थे, आप बोलते थे कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं, है ना, और आप गुट बना भी रहे हैं। क्या आपने बनाया? आपने चीन, आपने रूस, आपने अमेरिका, आपने ब्रिटेन, है ना, तो अमेरिका को छांटा आपने, रूस और ब्रिटेन से दोस्ती करी, तो गुटबाजी ही हो रहा है, आप ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी भावना का उपहास हो रहा था, इग्नोर हो रहे थे लोग। भारत गुटनिरपेक्षता की भावना को बल नहीं दे पा रहा था, यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्षों को। गुटनिरपेक्षता में भारत का क्या स्थान रहा नेहरू जी के समय में। उसके बाद क्या हुआ, 1962 में भारत बुरी तरह पराजित हुआ। उसके बाद गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी आलोचना हुई। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ये कहा गया कि क्या कर रहा है भारत, मतलब हम नहीं लेंगे हेल्प, हम हेल्प नहीं मांगेंगे। नहीं मानिएगा तो यही होगा, चाइना आएगा उठा के पटक के चला जाएगा, और नहीं तो 1200 मील तक जो है, 2000 मील तक, 1200 या 2000 मील तक चाइना अंदर भी घुस गया था भारत के अंदर। क्यों घुसा? क्योंकि आपने मजबूत देशों से सहायता मांगी ही नहीं। जो उन्होंने अपने मर्जी से दिया सो दिया। आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी, थोड़ा सा हेल्प किया, भुखमरी से थोड़ा सा बचाया, लेकिन आपने उनसे सैन्य सहायता नहीं मांगी, सैनिक नहीं मांगे, हथियार नहीं मांगे, आप गुटनिरपेक्षता नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से 1962 में आपको बहुत कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा, और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी आलोचना हुई। उसके बाद गुटनिरपेक्षता के सार तथा लक्ष्य को सुरक्षित रखने में काफी हद तक सफलता मिली। सफलता तो मिली क्योंकि अब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम गुटनिरपेक्षता को पूरी तरह से समर्थन देंगे। तो गुटनिरपेक्षता करने का ही एक कारण था कि हम चाइना से हार गए, है ना, पाकिस्तान से नहीं हारे, चाइना से हार गए। तो ये गुटनिरपेक्षता को आपने सफल तो बना लिया, हार के भी आपने उसे सफल बनाया। कहने का मतलब कि गुटनिरपेक्षता के सार्थ और लक्ष्य जो भी थे उसको आपने सुरक्षित रखने में पूरी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन काफी हद तक आपको सफलता मिली। भारत को तृतीय विश्व के नेतृत्वकर्ता का दर्जा मिला। उसके बाद जब काफी समय के बाद भारत को लोग मानने लगे कि हाँ भाई, भारत कहते हैं ना, रघुपति रीत सदा चली आई, जान प्राण जाई पर वचन न जाई। कह दिया कि मैं नहीं इसको गुटनिरपेक्षता नहीं करूंगा, गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दूंगा, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाऊंगा। वो भारत ने किया और भारत का स्थान विश्व में ऊपर हो गया था। भारतीय दृष्टिकोण को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, पूरे विश्व ने माना कि वाह, भारत ने अच्छा काम किया है, हमेशा अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिना शर्त किसी देश से सहायता प्राप्त करना गुटनिरपेक्षता का अंग है, ये नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने कहा, कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी, लेकिन नेहरू जी के अनुसार कोई देश हमारी सहायता खुद करना चाह रहा है तो हम लेंगे सहायता उससे, क्योंकि वो खुद आके कर रहा है। हम उससे गुटबाजी करने नहीं जा रहे हैं, हम उससे ग्रुप में शामिल नहीं होने जा रहे। कोई विदेशी सहायता बिना शर्त तथा गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करते हुए भारत प्राप्त करेगा। नेहरू जी ने यह भी कहा कि जो भी हमारी सहायता करना चाहते हैं आके करे, बिना शर्त के करे। गुटनिरपेक्षता नीति का हम पालन करेंगे, ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हर तरह की सहायता लेंगे। ये हमारा मूल्यांकन था। कहने का मतलब कि फाइनली एक लाइन में लिखता हूं कि नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो थी, सफलता एवं असफलता दोनों चरणों से गुजरी। तो आपके पास दोनों मामले मैंने सामने खोल के रख दिए, तो ध्यान रखिएगा। बड़े ही किताबों में से छांट के लाइंस लिखी गई है, तो किताब पढ़िए, इसको पढ़िए, आपको हमेशा के लिए याद होगा, और इससे संबंधित जब भी प्रश्न आएंगे बड़े आराम से आप इसको बना पाएंगे। और प्लीज कैसा लग रहा हो वीडियो जरूर बताइएगा, शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। हमें दो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, भारत पाकिस्तान और भारत चीन। बाकी सबसे नॉर्मल संबंध था।
तो भारत और पाकिस्तान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, नेहरू युग में पढ़ना है, 1947 से 1964 के बीच में ही पढ़ना है। उससे आगे क्या संबंध बने हम लोग नेहरू के बाद का भारत 140 पेज का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो भारत एवं पाकिस्तान में देखिए कश्मीर विवाद, सिंधु जल विवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और चीन के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे तिब्बत विवाद, चीनी आक्रमण और सीमा तनाव। भारत और नेपाल में पढ़ेंगे, उसका भारत एवं भूटान संबंध पढ़ेंगे, भारत एवं श्रीलंका, यानी पड़ोसी देश जितने हैं सबके संबंध कैसे थे वो पढ़ेंगे। कब? नेहरू काल में, यानी 1947 से लेके 1964 के बीच में। तो भारत एवं पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कश्मीर मामला। क्या था भैया कश्मीर मामला? तो याद रखिए, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा कि उस समय कैसे संबंध थे। 26 अक्टूबर 1947 का दिन था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 3 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने के बाद जो है कश्मीर को जो है भारत का हिस्सा बना लिया गया। कश्मीर के राजा तैयार नहीं थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। पाकिस्तान अपने मिलाना चाहता था, लेकिन भारत ने क्या किया, उसे मिला लिया जनमत के आधार पे। पाकिस्तान का आक्रमण शुरू हुआ। अब पाकिस्तान सीधे आक्रमण नहीं किया, उसने घुसपैठ की। उसने वहाँ के लोकल लोगों से मिलके, है ना, लोकल आदिवासियों से मिलके घुसपैठ शुरू कर दी। भारत ने क्या किया, इसका शिकायत किया। भारत द्वारा 1948 में यूएन में, यानी संयुक्त राष्ट्र में इसकी शिकायत की गई। 1949 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से 49 में युद्ध विराम हुआ और कहा गया कि अब कोई घुसपैठ यहाँ नहीं करेंगे। 1955 में घोषणा को वापसी ले लिया गया। मतलब कहा गया कि क्यों नहीं घुसपैठ करेंगे, अगला जो है हमारे लिए जासूसी करेगा तो हम भी करेंगे। मतलब 6 साल के बाद ये घोषणा वापस ले ली गई, लेकिन वापसी लेने के बाद भी 1964 तक कोई युद्ध नहीं हुआ। पाकिस्तान से कोई युद्ध उनके समय में नहीं हुआ। दोनों देश जो है अपने अपने सीमा की रक्षा करने लगे और आंतरिक कोई घुसपैठ नहीं हुई नेहरू काल में। अब आते हैं भारत चीन संबंध। तो भारत एवं चीन संबंध में प्रथम चरण में मैत्रीपूर्ण संबंध था। उस समय 1949 तक जो है मैत्रीपूर्ण संबंध था। कहने का मतलब 2 साल तक जो है हमारा मित्र था चाइना, और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे माओ त्से तुंग। कौन थे? माओ त्से तुंग। अब बीच में एक विवाद खड़ा हुआ, तिब्बत विवाद। क्या हुआ था? तो 1950 में क्या हुआ, चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर लिया गया, उस पर अधिकार कर लिया गया। भारत को इससे अभी कोई मतलब नहीं था। तिब्बत क्षेत्र में क्या हुआ, 2000 मील तक ब्रिटिश काल से ही भारत का अधिकार था। मतलब तिब्बत क्षेत्र में ब्रिटिश के समय से ही भारत को जो है क्या मिला था, 2000 मील के अंदर का क्षेत्र मिला था। फिर भी भारत को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, आप ले लीजिए सारा क्षेत्र। भारत जो था मित्रता, भारत चीन जो है मित्रता भारत द्वारा कायम रखा गया। भारत ने ये नहीं कहा कि आप हमारे क्षेत्र पे क्यों अधिकार कर दिए। भारत तो जानता था कि ब्रिटिश ने दिया था हमको, लेकिन है तो वो तिब्बत का क्षेत्र, तो जाने दो। यहां तक मामला ठीक था। चीन द्वारा भारत को तिब्बत में व्यापारिक केंद्र की अनुमति मिली। चीन ने कहा भारत को कि आइए अब तिब्बत में व्यापारिक, क्योंकि आप चाइना का यह मानना था कि अभी चाइना ये सोच रहा था कि तिब्बत के लिए भारत कुछ बोल नहीं रहा है, हम तो तिब्बत पर अधिकार कर लिए। इसलिए चीन द्वारा क्या किया, भारत को कहा गया कि आप तिब्बत में व्यापार कर सकते हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। 1954 में तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता भी मिल गई। भारत ने मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, तिब्बत आप रखिए। देखिए कैसे मामला उठा। 1959 में तिब्बत में जन विद्रोह हो गया। अब वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के नागरिक थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, अरे सब देश आज़ाद हो रहा है, हमारा देश गुलाम हो गया। भारत में भी बहुत विरोध हुआ। भारत में विरोध हुआ, नेहरू जी का विरोध हुआ कि आपका तिब्बत पर आपका 2000 मील तक अधिकार था। चाइना ने बड़े आसानी से अधिकार कर लिया, आपने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। क्यों? भारत में विद्रोह हुआ। अब इस जन विद्रोह के बाद क्या हुआ, भारत द्वारा वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के धर्मगुरु थे, दलाई लामा जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया, भारत में आके शरण ले ली। अब भारत तो भाई आया है, कोई शरण लेने तो उसको कैसे भगा सकते हैं। भारत ने शरण दे दी। अब यहीं से मामला जो है, यहाँ रेड मार्क कीजिए, यहीं से मामला खराब हो गया। अब चाइना को बड़ी बात ये खराब लगी। अब भारत द्वारा तिब्बत सरकार को मान्यता नहीं दी गई, है ना। भारत द्वारा जो है तिब्बत सरकार को मान्यता नहीं दी गई। भारत कहता था कि तिब्बत में चाइना ही का ही सरकार है। फिर भी चीन ने भारत को तिब्बत में विद्रोह का जिम्मेदार माना।
जैसे ही भारत ने शरण दे दी, भले ही भारत जो है तिब्बत सरकार को मान्यता नहीं दे रहा है, मतलब नहीं मान रहा है कि तिब्बत में कोई सरकार है, तिब्बत में कोई सरकार है, तिब्बत तो चाइना का अंग बन चुका है, ये भारत मानता है, फिर भी चाइना इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मतलब चाइना, यहाँ चीन जो है ये कह रहा है कि भारत ने ही हमारे यहाँ झगड़ा लगाया है, ये जो जन विद्रोह हो रहा है ये भारत में भी हो रहा है और सब भारत का किया धराया है। 1959 में क्या हुआ, लद्दाख क्षेत्र में 1200 मील भारतीय क्षेत्र पर चीनी का कब्जा हो गया, घुस गए चीनी सैनिक। मैं आपको बता दूं, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उस समय यात्रा पे थे चाइना की, और चाइना से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे, वो उधर गए और इधर चाइना घुस गया। यहाँ संयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों के दावे पेश हुए, मतलब ये केस चला, कोई कहता मेरा है, कोई कहता मेरा है ना। तो सीमा पर काफी तनाव उत्पन्न हो गया। 8 सितंबर 1962 को चीनी सेना ने क्या किया, मैकमोहन रेखा का, मैकमोहन रेखा कौन है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच की रेखा है, उसका अतिक्रमण कर दिया, मतलब उसको पार कर गई वो बिना अनुमति के, अंदर आ गई भारत के। उसके बाद क्या हुआ, 20 अक्टूबर 1962 को नेफा है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन से जो है लद्दाख तक पूरी सीमा पर जो है चाइना ने आक्रमण किया। नेफा यानी उड़ीसा को माफ कीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। यहाँ से उन्होंने लद्दाख तक जो है पूरा आक्रमण कर दिया, पूरे क्षेत्र को घेर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय सेना उस समय तैयार नहीं थी, भारतीय सेना की जबरदस्त हार हुई। हालांकि चाइना का जो है पूरे विश्व मंच पर जो है काफ़ी थू हुई, काफ़ी हाय हाय हुई। इसके बाद क्या हुआ, 1962 21 नवंबर को चीन द्वारा युद्ध का नाटकीय ढंग से विराम की घोषणा कर दी गई। चीन मान लिया कि भारत से हम युद्ध लायक, भारत हमारे युद्ध लायक नहीं है, सब पीछे हट रहा है, हम लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, हमें अपना चाइना भी देखना है। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। वास्तविक लेकिन घोषणा तो कर दी, लेकिन जो LOC था, लाइन ऑफ कंट्रोल था, रियल लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां से 20 किलोमीटर पीछे हटे। घुसे कितने थे, 1200 किलोमीटर, हटे कितने, 20 किलोमीटर मात्र। और भारत को अपने स्थान से पीछे हटने तथा चीनी द्वारा निर्मित रेखा से आगे ना बढ़ने की चेतावनी दी। चीन ने यह भी कहा भारत को, चेतावनी दी कि आप तो जहां है पहले वहां से पीछे हट जाइए। उसके बाद जो चीन ने जो रेखा बनाई है खुद से 20 किलोमीटर पीछे का, वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत मत कीजिएगा, नहीं तो हम आप पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। देखिए चाइना का जो है किस तरह से चाइना अपनी जो है मनमर्जी कर रहा था। भारत एवं नेपाल, ये सीमा विवाद था। अब भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का सामरिक महत्व है, हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हिमालय हमारा प्रहरी है, तो हिमालय की गोद में बसा हुआ है नेपाल, तो बड़ा महत्व है। 1950 जुलाई में नेपाल से हमारी संधि हो गई, हम उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, सीमा नहीं लांघेगा। और हमारे बहुत सारे संधियों में बात कहेगी सभी मित्रता से ही संबंधी, जैसे बिना पासपोर्ट वीजा के हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये सब संधि हुई। नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को भारत की मान्यता मिल गई। भारत ने माना कि नेपाल एक स्वतंत्र क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारे नेपाल के संबंध हमारे बहुत खराब नहीं थे, काफ़ी अच्छे संबंध थे। अब भारत और भूटान, भारत और भूटान में देखिए, थोड़ा जूम हो गया है यहाँ पे। भारत और भूटान में क्या हुआ था कि 1949 में दोनों देशों में चिरस्थायी तथा मित्रता हेतु समझौता हुआ। विदेशी मामलों हेतु भूटान भारत से परामर्श लेगा, ये भूटान ने संधि की। उसके बाद भारत और श्रीलंका, तो श्रीलंका से मित्रतापूर्ण संबंध हमारा हमेशा रहा है। आर्थिक तथा व्यापारिक संबंध कायम है। तो ये संबंध था। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ये नेहरू जी के युग में जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो हो विदेश नीति हो, चाहे वह सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह सामाजिक संरचना हो, चाहे वह उस समय का राज्यों का पुनर्गठन हो, ये सभी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और इतिहास पढ़ा हमने 1947 से 1964 तक का। इसी को हम लोग बोलते हैं नेहरू युग, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेहरू के बाद का भारत पढ़ेंगे। देखिए
नेहरू के बाद का भारत, अध्याय 39, ये भाग 1 है। 130 पेज में है ये चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेहरू के बाद का भारत। इस पे तो एक किताब है, इस पे तो माफ कीजिएगा, इस पे क्या है, पूरी की पूरी एक किताब लिखी गई है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा खत्म हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और ये हमारा स्पेक्ट्रम चल रहा है, खत्म होते ही लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उस पर हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, जो नागरिक की है उसे मैं दिन बांध दूंगा, इतने दिन में हमें खत्म करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगला वीडियो में जरूर जल्द से जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू।